हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केरवेल मेडिकल सेंटर से। आप में से कुछ लोग बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे होंगे या उसके बारे में जानना चाहते होंगे। सो आइए आज मैं इस पर डिस्कस करता हूँ बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन क्यों और कैसे। सो देखिए, आज के समय में बियर्ड रखना यानी दाढ़ी रखना एक बहुत ही फैशनेबल चीज़ हो गया है। इसको एक सिंबल ऑफ मैनहुड माना जाता है, मर्दानगी का एक निशानी माना जाता है। आप देखते हैं बहुत सारे हीरोज, एक्टर्स, मॉडल्स कैसे अपनी दाढ़ी को रखते हैं और डिस्प्ले करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में, मूवीज़ में। तो उसको देख के जो यंगर जनरेशन है वो काफ़ी एक्साइट होती है और वो चाहती है कि उनके पास भी वैसी बियर्ड हो, वैसे लुक्स हो। तो जाहिर सी बात है, अब बहुत से लोग यंगस्टर्स चाहते हैं कि उनकी बियर्ड घनी हो, फैशनेबल हो, देखने में अच्छी हो, ताकि वो अपने फोटोग्राफ्स वगैरह स्टाइल में डिस्प्ले कर सकें और शेयर कर सकें। सो ये आज एक बढ़ती हुई डिमांड है बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन की। अभी तक हमारे पास बियर्ड दाढ़ी को उगाने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था। कुछ बियर्ड ऑयल्स थे, कुछ ऑइंटमेंट्स थी, कुछ लोशंस जैसे मिनोक्सिडिल, इसका हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, ना के बराबर ही थे। आप में से कई लोग जिनकी बियर्ड कम है, दाढ़ी कम है, और आपने कई चीज़ें ट्राई की होंगी। बियर्ड ऑयल हो सकता है, बियर्ड शैम्पूज हो सकता है, बियर्ड लोशंस हो सकता है, मिनोक्सिडिल हो सकता है। मुझे नहीं मालूम आपको कितनी सफलता मिली, बट अधिकांश लोग उससे काफ़ी निराश ही रहते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाते। तो क्या इसका क्या विकल्प है, क्या आंसर है, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? तो देखिए, इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है, अगर आपकी बियर्ड कम है और आपका डोनर एरिया अच्छा है, तो जो बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास है वो है बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन। यस, बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन आज एक सर्जरी है जो बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, जिसमें बहुत अच्छे और नेचुरल रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं, जिसमें हम आपके बाल सर के पीछे से लेते हैं और बियर्ड में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और समझें बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। पहली बात तो ये समझना है कि बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है और किन्हें पड़ती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बाय बर्थ जेनेटिकली जो दाढ़ी डेवलप हुई है वो कम हुई है, सिर्फ कुछ एरिया में बाल हैं, बाकी एरिया में चेहरे के बाल बहुत कम हैं या है ही नहीं। तो ऐसे में जेनेटिक कॉज हो सकता है, बाय बर्थ एक रीज़न हो सकता है कि जो चेहरे के बाल हैं वो कम हैं। तो इसके अंदर बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है अगर डोनर एरिया एडिक्वेट है। सेकेंड रीज़न, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने अक्सर देखा है, नॉर्थ ईस्टर्न हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर इंडिया के बीसी की जो बियर्ड की ग्रोथ है वो काफ़ी कम होती है। तो ऐसे लोग अगर कभी बियर्ड चाहते हैं तो इनको बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन करवानी पड़ती है। तो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न। जियोग्राफिकल रीज़न, रेस वाइज भी कुछ एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे बियर्ड की ग्रोथ कम होती है। थर्ड रीज़न जहाँ बियर्ड ट्रांसप्लांट की हमें ज़रूरत पड़ जाती है वो ये है कि मान लो बचपन में कभी कुछ बर्न हो गया चेहरे पे या कुछ इंजरी हो गई चेहरे पे, जिसके कारण वहाँ पे बाल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम स्कारिंग एलोपेशिया बोलते हैं। कॉमनली इसका कारण होता है जैसे कुछ बचपन में गर्म चाय गिर गई, पानी गिर गया, या बर्न हो गया चेहरे पे, या चोट लग गई कभी बचपन में, तो उस एरिया में बाल ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि स्कारिंग हो जाती है। तो स्कारिंग में फिर बाल ग्रो नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कुछ लोगों की दाढ़ी होती है, लेकिन जो शेप वो चाहते हैं वो शेप में दाढ़ी नहीं है, तो उस शेप को डिफाइन करने के लिए भी हम बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। यानी वी वांट टू डिफाइन द शेप ऑफ द बियर्ड एंड दैट देन आल्सो वी कैन डू द बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन। तो इन सब कंडीशंस में बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है। आजकल जो एक नया ट्रेंड आ रहा है जिसमें लोग जेंडर चेंज कर रहे हैं, फीमेल से मेल की तरफ बनना चाहते हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन का फॉर द फीमेल्स हु वांट टू टर्न इनटू मेल। तो ये एक अपकमिंग एक इंडिकेशन है बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन का। तो ये तो हमने देखा कि बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार एक्ने स्कार्स हो सकते हैं या छोटे छोटे स्कार्स हो सकते हैं चेहरे पे, और उनको छिपाने के लिए बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी है? देखिए, जो बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन का डोनर एरिया है वो हमको सर के पीछे से ही मिलता है।
तो आपका डोनर एरिया एडिक्वेट होना ज़रूरी है, पीछे के बाल घने होना ज़रूरी है, ये चीज़ समझ लें। और क्योंकि ये बाल हम बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ करने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जाके वो बाल हमें आगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन में उनकी ज़रूरत हो, तो वो चीज़ पहले से सोच कर समझ के करना है कि हमारे पास एडिक्वेट डोनर एरिया है और फ्यूचर में हमें वो डोनर एरिया सर के बालों के लिए तो नहीं चाहिए। इस बात को बड़ा क्लेरिफाई करना ज़रूरी है। एक बार हमने ये समझ लिया कि डोनर एरिया एडिक्वेट है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हुआ कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन की, कैसे किया जाता है बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन, आओ इसके बारे में कुछ डिस्कस करें। अगर आप बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो पहली बात, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, उनको करना ज़रूरी है कि रूल आउट करने के लिए कोई मेजर इलनेस तो नहीं है, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सब नॉर्मल है, सीबीसी नॉर्मल है, ये सब चीज़ें आपकी पैरामीटर्स नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है कि नहीं, जो कि हम नॉर्मली हर केस में और सर्जरी में हेयर ट्रांसप्लांट से पहले भी करते हैं, इसमें भी वो सब जांचें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब जांचें नॉर्मल हैं तो एक बात और समझना बड़ा ज़रूरी है, अगर आप किसी भी तरह की दवाई खा रहे हैं, जैसे एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, क्लोपिट्रोजेल है, यानी ब्लड थिनर्स जिनको बोला जाता है किसी वजह से, तो ये ब्लड थिनर्स को बंद कर देना चाहिए कम से कम 1 हफ्ता पहले इस सर्जरी से। और अगर आप प्रोपेनोलॉल जैसे बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं तो उसको भी 1 हफ्ता पहले बंद कर देना चाहिए बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी से। आप कोई भी दवाई लेते हों उसके बारे में आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए कि ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ मेडिसिन को बंद करना पड़े सर्जरी से पहले, तो ये बात आप ज़रूर बता के रखें। अगर आपको किसी दवाई से एलर्जी है या आपको प्रॉब्लम है तो वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि गलती से भी वो दवाई आपको ड्यूरिंग सर्जरी ना दे दी जाए। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो हम करते हैं, बियर्ड ट्रांसप्लांट से पहले स्टार्ट करते हैं। जिस दिन बियर्ड ट्रांसप्लांट होता है उस दिन सबसे पहले आपका एक हेयर लाइन डिज़ाइन की जाती है। जैसे हम बालों में हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं, वैसे बियर्ड के लिए भी डिज़ाइनिंग की जाती है कि किस तरह की लाइन आएगी, कहाँ बाल लगाए जाएंगे, किस डायरेक्शन में, किस एंगल में बाल लगाए जाएंगे, ये प्रॉपर पहले डिज़ाइनिंग की जाती है। तो ये डिज़ाइनिंग प्रॉपरली की जाती है। जब ये डिज़ाइनिंग आपकी हेयर लाइन की डिज़ाइन बन जाती है तो कैलकुलेट करते हैं कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली बियर्ड में 2000 से 3 या 3500 ग्राफ्ट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो ग्राफ्ट कितने चाहिए वो डिसाइड किया जाता है। इसके बाद कुछ लोग होल्स पहले बनाते हैं, जैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि हम होल्स पहले बनाएं बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द हेयर। तो जो हम होल्स करते हैं इसके अंदर बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के, उसको हम ब्लेड से करते हैं, जिसको माइक्रो ब्लेड्स बोला जाता है। होल्स करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि उनका एंगल बहुत एक्यूट रखें, उनको 90 डिग्री पे ना करें, क्योंकि गलत एंगल पे अगर हमने बाल लगाए तो वो बहुत भद्दे लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आर्टिफिशियल बाल है, जैसे एक भालू के या रीछ के बाल सीधा चेहरे से बाहर निकल रहे हैं। तो अगर हम उसको एक्यूट एंगल पे लगते हैं तो बहुत ही नेचुरल लुक देता है और अच्छा लुक देता है, बिल्कुल नॉर्मल लुक आता है उस बियर्ड का, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो डायरेक्शन है बालों का वो चेंज होता है डिफरेंट पार्ट में बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के, डिपेंडिंग किस एरिया पे हम जा रहे हैं, कहाँ पे हम बाल लगा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन को और एंगल को दोनों को बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी है। अगर ये गलत हुए तो आपका पूरा रिजल्ट गलत हो जाएगा और देखने उसको बाद में ठीक करना फिर इम्पॉसिबल है। इस बात को समझ लें। तो ये डायरेक्शन और एंगल पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। डेंसिटी भी एडिक्वेट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि देखने में रिजल्ट अच्छे लगे। तो इन चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखते हैं होल्स करते समय बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन की। ग्राफ्ट जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन वो सर के पीछे से किए जाते हैं। इसमें एफ्यूड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे हम बालों को पीछे से लेके सर में आगे लगाते हैं, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी एफ्यूई का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया जाता है। तो इन ग्राफ्ट्स को निकाला जाता है। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है इसमें और सर के ट्रांसप्लांटेशन में कि इसमें जो हम बर का साइज इस्तेमाल करते हैं वो 0.7 का होता है। नॉर्मली हम सर के बालों में 0.8 या 0.9 का बर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम 0.7 का बर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितने बारीक बाल होंगे उतना बेटर आएगा बियर्ड में। यहाँ पे हमको सिंगल फॉलिकल ज़्यादा प्रेफर हम करते हैं बजाय डबल एंड ट्रिपल फॉलिकल के, तो हम यहाँ पे 0.7 का बर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो जब हमारे ग्राफ्ट्स निकल जाते हैं उनको हम कॉन्स्टेंटली हाइड्रेटेड रखते हैं, पानी में गीला रखते हैं और वुडन स्पैचुलास पे रखते हैं ताकि हमको काउंट कर सकें। इसके बाद इनका इम्प्लांटेशन का टाइम आता है और इनको प्रॉपरली इम्प्लांट किया जाता है
यूजिंग द फॉरसेप्स, ताकि कोई इंजरी ना हो ग्राफ्ट को अंदर डालते समय। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि रूट बिल्कुल डैमेज ना हो। रूट बालों को जब हम पकड़ रहे हैं तो रूट से दूर पकड़ें, रूट के पास से ना पकड़ें, ताकि वो बिल्कुल ना डैमेज हो। और 2 फॉरसेप्स इस्तेमाल करें, सिंगल फॉरसेप्स से ना डालें। इससे हमारे रिजल्ट में बहुत फर्क आता है। ये तो हो गया कैसे हम इस टेक्निक को करते हैं। इस सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है ये आप समझ लें। जब आपका बियर्ड ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद 3 दिन तक कॉन्स्टेंटली उसको गीला रखना जरूरी है, मॉइस्चराइज रखना जरूरी है। उसके लिए सलाइन का स्प्रे कॉन्स्टेंटली हर 2-2 घंटे पे, 1-1 घंटे पे करना बेटर रहता है ट्रांसप्लांटेड एरिया में। इसके बाद पहला वॉश हम 4th डे पे करते हैं, 4थे दिन पे करते हैं, ताकि सारे स्कैब्स को हटाया जा सके। और इसके बाद एक वॉश और किया जाता है 10वें दिन पर, ताकि कुछ बचे हुए स्कैब्स हैं तो उनको रिमूव कर दिया जा सके। जो आप वॉश है नॉर्मली 5th डे से आप वॉशिंग शुरू कर सकते हैं फेस की, लेकिन आप रेजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे एटलीस्ट फॉर 4 वीक्स आफ्टर द सर्जरी। हम 4 हफ्ते तक रेजर का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं, ट्रिमिंग नहीं करने देते हैं। वो आप 4 हफ्ते के बाद शुरू कर सकते हैं। कुछ दिन तक आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स लेने पड़ सकते हैं जब तक ये सब सेटल ना हो जाए। ट्रांसप्लांट के कुछ 10-15 दिन के बाद हम मिनॉक्सिडिल का स्प्रे शुरू करते हैं। बियर्ड ट्रांसप्लांट और हेयर ट्रांसप्लांट में मेडिसिन में एक थोड़ा सा फर्क है। सर के ट्रांसप्लांटेशन जब हम करते हैं तो हम ड्यूटाथेराइड का इस्तेमाल करते हैं। बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन में ड्यूटाथेराइड देने का ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आपको हेयर फॉल नहीं हो रहा है और सिर्फ बियर्ड ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो उस केस में आपको ड्यूटाथेराइड लेने की या फिनेस्टाइड लेने की, DHT ब्लॉकर्स का खास ज़रूरत नहीं है। मिनॉक्सिडिल काफ़ी अच्छा काम करता, अकेला मिनॉक्सिडिल हम दे सकते हैं। रिजल्ट्स आने में 4 महीने से 5 या 6 महीने लग सकते हैं। रिजल्ट्स धीरे धीरे आते हैं और एक बार अगर इसके रिजल्ट आते हैं और अगर आपने अच्छे से ट्रांसप्लांट किया है, एंगल और डायरेक्शन ठीक है, तो इसके रिजल्ट बहुत नेचुरल होते हैं। कोई नहीं बोल पाता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया है। और बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत खुश होते हैं अपने रिजल्ट से और अपनी पिक्चर्स को हमारे साथ शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और उनके फ्रेंड्स काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं उनकी पिक्चर्स को। तो आप सोच सकते हैं कितनी खुशी होती होगी उनको अपने नए चेहरे को देख के, जिसमें जो अच्छी दाढ़ी है, जो देखने में एक बहुत फैशनेबल, उनकी मर्जी अकॉर्डिंग फैशनेबल बनी है। तो ये तो रहा जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं। कुछ बातें आपको बताएं कि जब आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आप अपना सेंटर बहुत ध्यान से चुनें। जो डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है, कब से कर रहा है, कितने केसेस कर चुका है, इसको ज़रूर जानें। क्या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ठीक है जहाँ पे आप ट्रांसप्लांट कराएंगे, कॉम्प्लिकेशंस होने पे आपको डील किया जा सकता है कि नहीं, इन सब बातों को अच्छे से समझ लें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग के अंदर आप कुछ ऐसे सेंटर्स ढूंढ लेते हैं या ऐसी जगहों पे ट्रांसप्लांट करा लेते हैं जहाँ पे रिजल्ट ठीक नहीं आता है, फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। बियर्ड ट्रांसप्लांट अगर ठीक से नहीं हुआ तो बहुत बुरी स्कारिंग हो सकती है चेहरे पे और उसको ठीक करना फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ओनली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस डॉक्टर, एक्सपीरियंस टीम, अ गुड सेटअप, वहाँ पर ही आप ये सर्जरी कराएं, क्योंकि आप बार बार अपने चेहरे के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं और अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं है तो इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो ये सारी बातों को जो क्लिनिक में ध्यान रखा जाता है वहाँ पर कराना ज़्यादा बेटर है। सो फ्रेंड्स, हम काफ़ी केसेस कर चुके हैं बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन के और हमारे क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। आई शेयर सम ऑफ द रिजल्ट्स, किस तरह के रिजल्ट्स आए हमारे केसेस में। हेलो, माय नेम इज़ आदम। पहले मेरे चेहरे पे बियर्ड नहीं आती थी, मैं बहुत परेशान रहता था। फिर मैंने यूट्यूब पे केरवल मेडिकल सेंटर के बारे में देखा, तो मैं यहाँ पर आया, इनसे बात करी। इन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप बियर्ड ट्रांसप्लांट कराइए और मैंने यहाँ से बियर्ड ट्रांसप्लांट कराया। मेरे को बियर्ड ट्रांसप्लांट कराए हुए 8 से 9 महीने हो गए और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ के डॉक्टर्स और सारी टीम बहुत अच्छी है, मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ। मेरी आप बियर्ड देख सकते हैं, ये सारी बियर्ड बहुत अच्छी आई हुई है। और भी कुछ क्वेश्चंस हो अगर आपके माइंड में बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन को लेके, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमारी टीम से। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में कौन से वीडियोस आप देखना चाहेंगे वो आप हमसे शेयर करें ताकि उस तरह की वीडियोस हम बना सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होपिंग टू सी यू इन फ्यूचर। डॉक्टर संदीप भसीन
फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। मेरे और भी वीडियोस हैं जो हमने बनाए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर हैं, गायनिकोमेस्टिया के ऊपर हैं, लेज़र हेयर रिमूवल के ऊपर, राइनोप्लास्टिक के ऊपर, ऐसी बहुत सारी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पे हैं, आप उनको देख सकते हैं।